हेलो हेलो हेलो। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो हम आपसे बात कर लें कि अब तक आप लोगों ने इस प्यारी सी प्लेलिस्ट यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले आपने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, और फिर बच्चा हम लोगों ने हर एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस फाइंड किया कि डायमेंशंस क्या होते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और फिर डायमेंशंस का यूजेस आया जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने डायमेंशंस के यूजेस में आपने चेक किया था कि किसी भी अगर आपके पास इक्वेशन लिखी गई है तो आप उसको डायमेंशनली चेक कर सकते थे कि इक्वेशन रॉन्ग है और इक्वेशन राइट है। हम लोगों ने डायमेंशंस के यूजेस में ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज कर सकते थे। जैसे हमने आपको चेंज के दिखाया था कि हम लोग ने फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, जिसको हम लोगों ने क्या किया था, सीजीएस में चेंज कर दिया था। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स को सीजीएस यूनिट्स में या फिर किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज कर सकते थे डायमेंशंस का यूज करके। और थर्ड हमने आपसे बात किया था कि आप जो है अगर आपको पता हो कि फिजिकल क्वांटिटीज अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर किस रिलेशन में डिपेंड कर रही है, अगर ये फाइंड करना है तो हम उसको भी फाइंड कर सकते थे बच्चा, किससे, डायमेंशंस का यूज करके। बस हमको ये पता होनी चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। रिलेशन तो हम डायमेंशंस का यूज करके फाइंड करते हैं। तो आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ रिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज पर न्यूमेरिकल्स लेके पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को इस प्यारे से न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चा। न्यूमेरिकल से क्या है बच्चा हमारे पास कि हमारे पास कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिसका हम लोग को वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चा, स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है स्ट्रिंग की लेंथ पर स्मॉल l और स्ट्रिंग के मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m पे डिपेंड कर रही है। और जो टेंशन स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है कैपिटल T पर डिपेंड करने वाली है। हम लोग को एक्सप्रेशन फाइंड करना है वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्मॉल v डिपेंड कर रही है इट्स लेंथ स्मॉल l, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m और इसके टेंशन कैपिटल T पे डिपेंड कर रही है। आप सबको पता है कि अगर आप जो है इस सिंबल को हटाते हैं, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, v इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग k से डिपेंड कर रहे हैं, k l m t। अच्छा, हम लोग को रिलेशन नहीं पता है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायरली है बच्चा, हमको नहीं पता। हम क्या करने वाले हैं, हम अभी इसकी पावर्स को a b और c से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, a b और c से लिख दे रहे हैं बच्चा। k क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि वेयर k इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये हम लोगों ने जो है एक कांस्टेंट के रूप में जो है एक्सप्रेशन फाइंड किया हुआ है। आप सबने सीखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो बच्चा उसके जो एलएचएस साइड का डायमेंशन होने वाला है वो आरएचएस के साइड के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं बच्चा कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू, बच्चा हमारे एलएचएस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, v क्या है बच्चा, v है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट सेकंड पर सेकंड बच्चा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, फ्रीक्वेंसी बोलने वाले हैं। तो हम लोग जो डायमेंशन ऑफ एलएचएस कर सकते हैं पर सेकंड है, इसलिए t की पावर क्या है बच्चा, -1 आने वाला है। फिर हम लोग फाइंड करते हैं कि डायमेंशन ऑफ आरएचएस का, डायमेंशन ऑफ आरएचएस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, डायमेंशन ऑफ आरएचएस के क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो के की बात नहीं करना है। एल क्या है बच्चा, लेंथ है, लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी पावर क्या है, ए है।
एम क्या है बच्चा? एम हमारा है मास पर यूनिट लेंथ। मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, और पर यूनिट लेंथ मतलब अपान एल आने वाला है, जिसकी पावर क्या लगाने वाले हम लोग? बी लगाने वाले हैं। और लास्ट हमारा बच्चा टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन को आप लाइक अ फोर्स, ये क्या होता है? टेंशन होती है। तो टेंशन क्या है? फोर्स है। तो फोर्स का हम लोग को डायमेंशन याद है, क्या होता है? एम एल टी की पावर -2, और इसकी पावर क्या है? सी है। ये हम लोगों ने एलएचएस और आरएचएस का क्या किया है? डायमेंशन फाइंड किया हुआ है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन करेक्ट लिखी है हम लोगों ने, तो बच्चा हम इसको जो है इसके डायमेंशंस को लिख करके और फिर जो है इनको कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे ए, बी और सी की वैल्यू। आप क्या लिखने वाले हैं कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस टी की पावर -1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, और आरएचएस डायमेंशन क्या है बच्चा? एल की पावर ए एम एल की पावर एल की पावर क्या आएगा? एल की पावर हमारा आ जाएगा -1, और पूरी पावर क्या बच्चा? बी आ गई है। एम एल टी की पावर -2 की होल पावर पूरा क्या लगा बच्चा? सी लगा हुआ है। तो अगर यहां से हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप क्या लिखने वाले हैं? टी की पावर -1 इज इक्वल टू एम की पावर क्या डालोगे हम लोग? एमएनटी के फॉर्म लिख रहे हैं इसको अब जो है, तो एम की पावर क्या डालने वाले हो? एम की पावर यहां से आपको 1 मिल रही है, और बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? बी, और यहां से देखा जाए सी अंदर आ जाएगा, तो आप बोलने वाले हो एम की पावर आपको मिलने वाली है बी प्लस सी एल। अच्छा, अगर हम एल की पावर को लिखते हैं बच्चा, तो एल की पावर क्या लिख सकते हो? एल की पावर माइनस, और यहां पर है बी मल्टीप्लाई होगा माइनस बी आने वाला है, और यहां से हम लोग को एल मिल रहा है। एल की पावर यहां से क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो पहले आप देखने वाले हो ए माइनस बी, और यहां से बच्चा क्या आ रहा है हमारा? एम की पावर सी अंदर मल्टीप्लाई होकर के प्लस सी बन जाएगा, तो ये हमारा एल की पावर आ गई। और हम लोग टी की बात करते हैं, टी यहां भी नहीं है, टी इधर भी नहीं है, तो यहां टी को मिला टी इज इक्वल टू क्या आने वाला बच्चा? माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी, तो क्या बन जाएगा? टी की पावर -2c। अब कंपेयर करते हैं। एलएचएस साइड एम जो हमारे पास है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आरएचएस साइड प्रेजेंट है, मतलब एम की पावर क्या लिखिए बच्चा? बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 0 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 0 बोल सकते हैं। एल की पावर ए माइनस बी प्लस सी आरएचएस साइड है, जबकि एलएचएस साइड तो एल प्रेजेंट ही नहीं है। आप क्या बोलने वाले हो कि ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आने वाला बच्चा? 0 आने वाला है। टी आरएचएस साइड हमारा कितना है? -2c है। अच्छा, हम कंपेयर कर रहे हैं, -2c इज इक्वल टू इधर टी की पावर क्या बच्चा? -1 है, -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चा। c इज इक्वल टू हमारा आने वाला है 1/2। हम लोगों ने c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस तरीके से हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यार, और b बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चा? देखो b इज इक्वल टू -c आएगा बच्चा। यहां से क्या लिखोगे कि b इज इक्वल टू -c, और अगर आप b इज इक्वल टू -c है तो आप b की वैल्यू क्या बोलने वाले हो? b इज इक्वल टू -1/2। हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब फाइनली हम लोग c की वैल्यू फाइंड करते हैं। c की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना, आप लिखोगे c इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? c इज इक्वल टू माइनस भी उधर प्लस मिल जाएगा, b माइनस a इधर है बच्चा। हम लोग को c फाइंड हो गया, a फाइंड करना है, सॉरी बच्चा a फाइंड करना है यार। तो a इज इक्वल टू आप बोलने वाले हो माइनस b उधर गया प्लस b बन गया, b प्लस c उधर गया माइनस c बन गया, माइनस c, a इज इक्वल टू b माइनस c, और b की वैल्यू कितनी है बच्चा? -1/2। c की वैल्यू कितनी है? 1/2, और दोनों ऐड होकर के एक वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? -1 आ गई है। तो हम लोगों ने a, b और c की वैल्यू क्या कर ली है? फाइंड कर ली है। और अब इनका यूज करके हम राइट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रही थी, किस रिलेशन में इन पे डिपेंड कर रही थी, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। आप क्या लिखने वाले हो बच्चा? कि v इज इक्वल टू डायमेंशन लेस कोई कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डायमेंशन लेस बच्चा होना चाहिए, बात ध्यान रखना कि अभी मैं इसके लिमिटेशन में बात करूंगा। अगर ये डायमेंशन हो गया तो हमारा फिर फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो डायमेंशन चेक कर रहे हैं और हमारा डायमेंशन इसके और इन तीनों के इक्वल आ रहा है। इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रही है, क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। v इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है? k, l की पावर क्या आने वाला है?
L की पावर हमारा आ जाएगा a, और एक वैल्यू हमारी कितनी थी -1, एक वैल्यू हमारी -1, m मास पर यूनिट लेंथ है, m की पावर क्या आ रही है b, और b हमारा कितना आ रहा है -1/2, -1/2, फिर हमारा क्या आता है t, और t की पावर क्या है बच्चा c है, c वैल्यू हमारी कितनी थी 1/2 थी, 1/2। आप इसको क्या लिख सकते हो कि v = k/l √ t/m। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। कैसे? डायमेंशंस के, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम लोग को ये पता हो कि फिजिकल क्वांटिटीज किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो हम डायमेंशंस का यूज करके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यही तो डायमेंशंस का क्या है, यूज है। ध्यान रखिएगा, ये क्या बच्चा के डायमेंशन लेस होना चाहिए। हम लोग अभी बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। और एक बात, आप जो है के के बारे में डायमेंशंस का यूज करके नहीं बोल सकते हैं कि के की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चा, वो हम लोग एक्सपेरिमेंटल द्वारा ही फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते हैं कि के की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आने वाली है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। बच्चा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के एक साइड पर हम लोगों ने किसी ब्लॉक जिसका मास क्या है स्मॉल m है, उसको हैंग कर दिया हुआ बच्चा, और वो क्या कर रहा है एसएचएम करने लगा है। अब अगर वो एसएचएम कर रहा है तो उस पे एक रिलेशन दिया गया टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड कैपिटल T = 2πm/k, और k क्या बच्चा, where k इज द फोर्स कांस्टेंट है। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिलेशन इनकरेक्ट लिखा गया है। ये फॉर्मूला क्या लिखा गया बच्चा, गलत लिखा गया है। हम लोग को ये प्रूफ करके और सही वाला फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला हम लोग को फाइंड करना है। हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, आप ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं करूंगा। जब भी आप क्वेश्चन को ट्राई क्या करें, पहले अपने अंदर क्या करें, एक ट्रस्ट लाए करें कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। ऐसा ट्रस्ट ला करके क्वेश्चन को पहले ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन करने का आपकी हैबिट बनेगी, आपका एक डर खत्म होगा। गलत हो या सही हो, पहले सॉल्यूशन ना दे करके पहले आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करने वाले हैं। तो पहले आप इसको ट्राई करिए। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूं तुम लोग की, तो फिर कहां मैं अपने मेहनत देखता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। बात करते हैं बच्चा, हम लोग को जो क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा गया है T = 2πm/k। बच्चा k क्या है, k इज द फोर्स कांस्टेंट है। अगर हम लोग को इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है, हम लोगों ने सीखा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। कैसे? अगर इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ LHS किसके इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ RHS के इक्वल होना चाहिए। तो पहले फाइंड कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS = बच्चा हमारे पास LHS में कौन प्रेजेंट है, टाइम पीरियड कैपिटल T प्रेजेंट है, जिसका डायमेंशन होने वाला है कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। गुड। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ RHS = आप क्या लिखने वाले बच्चा, 2 क्या है, कांस्टेंट है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता बच्चा। जितने कांस्टेंट जितने भी जो है कांस्टेंट होते हैं उनका वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। पाई क्या है, कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है जिसका जो क्या होने वाला है, कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। m क्या है, मास है बच्चा। आपको बोला गया है कि अ बॉडी ऑफ मास m, बच्चा m क्या हमारा मास है। मास हम लोग किससे लिखने वाले हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और फिर हमारा आता है k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट का मतलब होने वाला है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चा, मैं आने दे रहा हूं, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ।
पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, फोर्स कांस्टेंट बोला जा रहा है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, और फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होने वाला है, अच्छा के का अपान में जा रहा है, इसलिए हम उसको अपान में लिख दे रहे हैं m बाय के का हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है बच्चा, फोर्स हम लोग ने याद किया हुआ है m l t की पावर -2 पर यूनिट लेंथ, अपान में क्या आने बच्चा l आने वाला है, कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, और ये हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड कर लिया है RHS का। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो फिर हम जो है इसके इक्वेशंस को मैच करेंगे और LHS का इक्वेशन RHS इक्वेशन के इक्वल आना चाहिए। चलिए देखते हैं t का क्या आने वाला है, t का हम लोगों ने लिखा था LHS इक्वेशन क्या है बच्चा हमारा, LHS का डायमेंशन है हमारा कैपिटल T, RHS का डायमेंशन हमारा क्या निकल कर आ रहा है, RHS का हमारा डायमेंशन आ रहा है कैपिटल L को आप ऊपर लेके जाओगे, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल L से कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, t की पावर फाइनल है। यही सॉल्व कर लेते हैं यार, काहे कि यहां लिख के फिर देखते हैं। यही देखो m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट, l से l क्या हो गया, कैंसिल आउट, बच क्या हमारे पास t की पावर -2 है, t की पावर हमारा क्या आ गया है, -2 आ गया है। अच्छा क्या आपको ये इक्वल दिख रहा है, नहीं बच्चा दिखना नहीं चाहिए, अगर दिख रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। ये क्या है, इक्वल नहीं है, ये t की पावर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर t की पावर क्या लिखा है, -2 लिखा हुआ है। तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली इक्वेशन क्या लिखी गई है, डायमेंशनली ये इक्वेशन इनकरेक्ट लिखी गई है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि जो t = 2 पाई m/k लिखा गया है ये इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग जो इसको फाइंड करते हैं, करेक्ट इक्वेशन कैसे फाइंड करने वाले हैं। करेक्ट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने आपसे कहा था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, अगर हमको ये समझ में आ जाए तो हम उनके बीच का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड बच्चा डिपेंड कर रहा है स्मॉल m और k पे डिपेंड कर रहा है। भाई ये 2 पाई क्या है, ये 2 पाई हमारा एक कांस्टेंट है, ये 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट पर हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, हम तो बात करने वाले हैं कि किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे ये डिपेंड कर रही है। आप बोल सकते हैं टाइम पीरियड t किस पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल m और k पे डिपेंड कर रही है। बच्चा किस पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल m और k पे डिपेंड कर रही है। इनके बीच का रिलेशन क्या है, नीचे आएगा ऊपर आएगा ये अभी हमें कोई मतलब नहीं करता। हमने तो इनके बीच का रिलेशन फाइंड किया, डिपेंडेंस फाइंड किया है कि हमारा टाइम पीरियड किन किन पे डिपेंड कर रहा है, और हमारा ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, स्मॉल m हमारा मास है और k हमारा क्या है बच्चा, फोर्स कांस्टेंट है। तो अब हम लोग जो है अपने तरीके से फाइंड करेंगे इसका एक अलग से रिलेशन। कैसे फाइंड करने वाले हैं, आप सबको पता है कि अगर ये कांस्टेंट हटेगा, अगर ये सिंबल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। क्या बोलने वाले हो, t = कांस्टेंट हम लोग k बोल रहे हैं, k क्या आने वाला बच्चा, m। अच्छा ये क्या होने वाला, कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा कैपिटल K, ध्यान रखना बात का, ये कोई कांस्टेंट है यार, मैं लिख दे रहा हूं वेयर स्मॉल k इज, ध्यान रखना ये स्मॉल k है बच्चा, वेयर स्मॉल k इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारा ये। अब अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है, अच्छा एक मिनट यार, हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। हम लोग को ये नहीं पता ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर स्क्वायरली है, क्या है हमको नहीं पता है, हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो हम लोगों ने इसकी पावर्स को a और b से रिप्रेजेंट कर दिया है भैया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, a और b से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर ये क्वेश्चन करेक्ट लिखी गई है तो फिर इसका जो डायमेंशन होगा LHS का RHS के डायमेंशन से इक्वल होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फिर से एक बार फाइंड कर दो। हम लोगों की डायमेंशन फाइंड कर लिया है, t क्या है, टाइम पीरियड है, LHS का डायमेंशन क्या होने वाला है, कैपिटल T आने वाला है, डायरेक्ट लिख देंगे यार, कैपिटल T इक्वल टू k क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, छोड़ देंगे, m क्या है, मास है। वैसे भी RHS का डायमेंशन देखो, मास क्या होने वाला है, कैपिटल M आप लिख दो, क्या लिखोगे मास का, कैपिटल M। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स क्या होता है m l t की पावर -2 पर यूनिट लेंथ बच्चा, पर यूनिट लेंथ। अब आपने क्या जाएगा, लेंथ आएगा, l से l क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लिखोगे क्या, t = m, इधर है m से मल्टीप्लाई होगा बच्चा, और फाइनली आपको क्या आ जाएगा, m की पावर आपको आने वाला है m का m से मल्टीप्लाई बच्चा, सॉरी m की पावर a पड़ी हुई है और इस वाला मास पर यूनिट लेंथ की पावर क्या पड़ी हुई है, b पड़ी हुई है, हम लोगों ने छोड़ दिया था यार। m की पावर क्या है बच्चा, a है, यहां से m की पावर क्या आएगी, b आएगी, तो आप क्या लिखने वाले हो, a + b। l कैंसिल आउट हो चुका है, सिर्फ t बच रहा है, और t की पावर क्या आ रही है,
टी इज इक्वल टू बच्चा हमारा आ रहा है -2b। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड का। कैसे करने वाले? एलएचएस साइड पे m प्रेजेंट नहीं है, आरएचएस साइड m प्रेजेंट है। इसका मतलब आप बोलने वाले हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 0 होने वाला है बच्चा। और यहां से देखो आरएचएस साइड t की पावर -2b इज इक्वल टू एलएचएस साइड t की पावर क्या है? 1 है। तो आप यहां से b की वैल्यू बोलने वाले हो, आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1/2। बच्चा b की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को? -1/2 मिल गई है। और a की वैल्यू हम लोग को क्या मिल चुकी है? a की वैल्यू अगर हम यहां से चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू -b। तो a इज इक्वल टू बच्चा हमारा क्या आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे 1/2। हम लोगों ने a और b की वैल्यू क्या कर ली है? फाइंड कर ली है। और अब हम लोग राइट इक्वेशन लिख सकते हैं कांस्टेंट के रूप में k के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो देखो बच्चा मैं यहां लिख दे रहा हूं। आप लिखने वाले टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू कांस्टेंट स्मॉल k, कांस्टेंट स्मॉल k, m की पावर a, k की पावर b। बचा m की पावर a मास है हमारा, मास की पावर a मतलब 1/2। और बचा k की पावर क्या आने वाली है? -1/2। k की पावर क्या आने वाली है? -1/2। आप इसको क्या लिखोगे? k इज इक्वल टू t इज इक्वल टू स्मॉल k, अंडर रूट लगा सकता हूं मैं इसको, स्मॉल m बाय k के फॉर्म में डाल सकता हूं। और ये हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चा? एग्जैक्ट इक्वेशन लिख लिया है। अब अगर k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करते हैं और वो अगर 2 पाई आ रहा है तो आप इसको फाइनल क्या लिख सकते हो? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m बाय k। k क्या है? k इज द फोर्स कांस्टेंट, ना कि ये कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। ये की वैल्यू कैसे लिखी गई है? एक्सपेरिमेंटल द्वारा फाइंड किया गया है, इसको डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते हैं। आपको बस यहीं तक छोड़ के आना है, आपको बस यहीं तक करना है। आपको वहां जो है k की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, आपको बस यहीं तक करना होगा। रिलेशंस आपको जो है कैरेक्टर रिलेशन फाइंड करना है, वो आपने यही फाइंड कर लिया है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आती है k की 2 पाई। तो आपने लिख दिया t इज इक्वल टू टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m बाय k। और आप देखो ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन देखो, समझ आ जाएगा कि कहां पर जो है कमियां आएंगी। तो हम लोगों ने कमियां ढूंढी, ढूंढने के बाद उसको करके बच्चा मैंने डायमेंशन की तरीके से सहायता से डायमेंशन की हेल्प से करेक्ट कर लिया है। आप इसको नोट करिए, फिर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कैपिटल T ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर सरफेस टेंशन whose dimension are the dose of force per unit length depends upon the density small d, the radius small r and the surface tension sigma। अच्छा, हम लोग क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई स्मॉल लिक्विड की स्मॉल ड्रॉप है जिसका जो ऑक्सीलेशन टाइम है वो क्या है? कैपिटल T है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये इसके सरफेस टेंशन सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, इसकी डेंसिटी स्मॉल d पे डिपेंड कर रहा है, और जो इसकी रेडियस स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है। और हम लोगों को एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है, राइट एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको जो है डायमेंशनली फाइंड करेंगे। कैसे करने वाले हैं? पहले लिख लेते हैं बच्चा कि टाइम पीरियड कैपिटल T डिपेंड किस पे कर रहा है? इट्स डिपेंड अपॉन, बच्चा किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है स्मॉल d, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है स्मॉल r, और इसके सरफेस टेंशन सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये किस रिलेशन में डिपेंड कर रहा है ये हम लोग को नहीं पता है। तो अभी हम इनकी पावर्स क्या बोल रहे हैं बच्चा? a, b और c बोल दे रहे हैं। आप सबको पता है कि जब ये सिंबल हटता है तो कोई कांस्टेंट आने वाला है। क्या लिखने वाले? t इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम लोग k से लिख दे रहे हैं, k d की पावर a, d क्या है? डेंसिटी है, r की पावर b, r क्या है? रेडियस है, सिग्मा की पावर c, सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन है। अब अगर ये क्वेश्चन करेक्ट लिखी गई है तो आप सबको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होने वाला है? ये एलएचएस के डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के इक्वल होने वाला है। अभी देखा गया था। तो क्या होने वाले हो? पहले डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू कितना होने वाला भैया? एलएचएस का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में पास कौन प्रेजेंट है? टाइम पीरियड प्रेजेंट है। टाइम पीरियड का डायमेंशन कैपिटल टी। बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मन से, बिना स्ट्रेस लिए हुए, अपने आप होता चला जाएगा। के क्या बच्चा? आप लिख सकते हैं कि वेयर के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी कांस्टेंट। के क्या बच्चा? डायमेंशनलेस कोई कांस्टेंट है।
बच्चा डी। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। क्या फाइंड करते हैं, डायमेंशन ऑफ आरएचएस फाइंड करते हैं। डी, डी क्या है बच्चा, डेंसिटी है। डेंसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, डेंसिटी का डायमेंशन याद है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, देखो फाइंड कर सकते हैं। मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। वॉल्यूम क्या है बच्चा, वॉल्यूम का अच्छा वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। मीटर क्या है, लेंथ है, मतलब आप लिख सकते हो m बाय एल की पावर क्या 3 लिखोगे। और इसी को मतलब जो हम लोग डेंसिटी डी की क्या लिखने वाले हैं, डी की डेंसिटी बच्चा, डी की डेंसिटी आप लिखोगे m एल की पावर -3 लिख दी बच्चा डेंसिटी हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियस। रेडियस की डेंसिटी क्या होने वाली है, सबको पता है रेडियस क्या है, रेडियस एक लेंथ है, तो आप उसकी डेंसिटी क्या बोलने वाले हो, एल बोलने वाले हो। नेक्स्ट हमारा था सिग्मा। सिग्मा क्या बच्चा, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की, लेकिन सरफेस टेंशन के बारे में कुछ दिया गया है, whose dimension are those of force per unit length। ये डायमेंशन क्या है इसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फोर्स हम लोग को पता है m l t की पावर -2 अपॉन पर यूनिट लेंथ है। हम लोग को नीचे क्या डालना पड़ेगा, लेंथ डालना पड़ेगा, और डाल दिया, और डायमेंशन फाइंड कर दिया किसका, आरएचएस का। अब आप सबको पता है कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस इफ इक्वेशन इज करेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या लिखने वाले हैं हम लिखने वाले हैं बच्चा कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस कैपिटल टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, आरएचएस डायमेंशन लिख दिया जाए m l की पावर -3 l। अच्छा अच्छा पावर तुम लोगों ने दी ही नहीं, डी की पावर क्या थी, a था, b, और ये हमारा आ जाएगा c, a b, और ये हमारा आ जाएगा बच्चा क्या, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिखने वाले हैं m t की पावर -2 c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू, अच्छा m l t के फॉर्म इसको लिख देते हैं, m यहां से मिल जाएगा, m यहां से मिल रहा है, m की पावर यहां से आ रहा है a, m की पावर यहां से आ रहा है c, तो आप बोलने वाले हो बच्चा m की पावर आप क्या बोलने वाले हो, m की पावर आप बोलने वाले हो a प्लस c। चलिए l पे आते हैं, यहां से l की पावर क्या आ रही है, -3a, यहां से l की पावर क्या आ रही है, b आ रही है, यहां पर l प्रेजेंट नहीं है, तो आप बोलने वाले हो l की पावर क्या बोलोगे, -3a प्लस b। टी आते हैं बच्चा, टी यहां पर नहीं, टी यहां पर नहीं है, टी यहां भी प्रेजेंट नहीं है, टी कहीं है ही नहीं क्या, ऐसे कैसे नहीं यार, अच्छा ये देखो दिख रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, टी की पावर क्या है, -2 है, टी की पावर क्या है, -2 है, c से मल्टीप्लाई करेगा -2c बन जाएगा, गुड। और अब हम लोग जो है अगर कंपेयर करते हैं दोनों साइड को, वो साइड कैट कैसे बचती है बच्चा, हम लोग जो है कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखने वाले हो, -2c इक्वल टू टी की पावर देखो यहां लिखा गया है, टी की पावर देखो यहां लिखा गया है 1 है, क्या है, और यहां पर टी पावर क्या है, -2c, आप बोलने वाले हो -2c इक्वल टू 1, देन c इज इक्वल टू -1/2। मतलब c की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली है, फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं, देखो लिखा गया है m की पावर a प्लस c, क्या लिखा गया है, a प्लस c, इस साइड m की पावर क्या है, a प्लस c है, एलएचएस साइड आपके पास m प्रेजेंट नहीं है, मतलब m की पावर क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, तो आप क्या बोलने वाले हो, a प्लस c इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू क्या बोलने वाले हो, a इक्वल टू आप बोल दोगे -c, और -c की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू -c आएगा, और c की वैल्यू क्या, -1/2 माइनस का प्लस, मतलब a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2। यार आसानी से बिल्कुल जो है एक ही स्टेप हम लोग जो है समझ के चलते रहेंगे, क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो लिखा गया है -3a प्लस b, l की पावर है, एलएचएस साइड आपके पास l प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये इस क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। a की वैल्यू हम लोग को पता है, मतलब b की वैल्यू आप लिख सकते हैं, b इक्वल टू आप लिखने वाले हैं -3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और a की वैल्यू पता है 3 इंटू a की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, 1/2 है, 1/2। तो हम लोगों ने b की वैल्यू क्या बोल दी है, b इक्वल टू आ जाएगा 3/2, लो फाइंड कर दिया, a b और c की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो फाइनल हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, इस पर जो है इसकी वैल्यू रख देंगे और फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। आप लिखेंगे टाइम पीरियड, ऑक्सीलेशन टाइम क्या होने वाला है, t इक्वल टू
के कोई कांस्टेंट है, डी की पावर ए बच्चा, डेंसिटी की पावर क्या आने वाली है ए, और ए की वैल्यू उन्होंने फाइंड की है हाफ 1/2, आर की पावर बी आने वाली है, रेडियस की पावर क्या आ रही है बी आ रही है, और बी की वैल्यू उन्होंने फाइंड की है 3/2। सिग्मा आ रहा है बच्चा, सिग्मा वैल्यू उन्होंने क्या फाइंड की है, सिग्मा की वैल्यू उन्होंने फाइंड की है सी, और सी की वैल्यू क्या है बच्चा -1/2, क्या आ रही है -1/2। तो यहां से हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T के डी आर क्यूब बाय सिग्मा का रूट। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, राइट एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है कि क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जिसके बारे में फिर से बता रहा हूं, डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल द्वारा ही फाइंड करेंगे। आपको बस यहीं पे छोड़ के कंप्लीट कर देना, आपका आंसर यहीं पे फाइनल फाइंड हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है वो। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चा आपके सामने बोर्ड पर है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मन से ट्राई करेंगे। ऑप्शन आप सिलेक्ट करने वाले हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही वाला है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, या फिर सेकंड करेक्ट होने वाला है, या थर्ड करेक्ट हो रहा है, या फिर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए, ऑप्शन अपना बताइएगा आपको कौन सा ऑप्शन आ रहा है, और फिर इसको मैं ट्राई कर रहा हूं। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, कर लिया? थोड़ा बहुत ऐसे एंजॉय करते हुए पढ़ाई की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही मन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ही प्यार से करूंगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं, पहले इसको फील करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, आई हम लोग को नहीं पता क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, छोड़ इतना पता है कि हाँ वीसी से कोई क्रिटिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज रो सॉरी ईटा रो आर, जिसकी पावर्स डाला गया है एक्स वाई जेड, और फिर बता रहे हैं कि क्या होता है ईटा बच्चा, ईटा रो एंड आर क्या होने वाला है, ईटा को बच्चा बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, रो क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और आर क्या है रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग को फाइंड करना है, कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड हम लोग को फाइंड करना है, क्या होने वाली है। क्वेश्चन को छोड़ो बच्चा, जो जो पकड़ में आती है पहले सारी बातें ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए। हमको कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होने वाली है, वीसी जो होने वाली बच्चा हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होने वाली है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एक फॉर्मूले से। हम लोग पूरी ये जो डिपेंड करने वाला है वो ईटा पे डिपेंड कर रहा है, वो रो पे डिपेंड कर रहा है, और वो आर पे डिपेंड कर रहा है। इसकी पावर दे रहे हैं एक्स वाई और जेड दे रहे हैं, और कह रहे हैं हमको इसी का वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। बच्चा आप सबको पता है अगर ये हर तरह कांस्टेंट आता है तो आप लिखने वाले हैं वीसी इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ईटा रो आर एक्स वाई जेड। अब फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस डायमेंशन ऑफ आरएचएस के इक्वल होने वाला है। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग जो है डायमेंशन ऑफ एलएचएस। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस कैसे फाइंड करेंगे आप, वीसी क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी है भैया, कोई वेलोसिटी हमको नहीं पता पर वेलोसिटी तो है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड है। मतलब आप बोलने वाले हो मीटर क्या बच्चा लेंथ है, तो एल पर सेकंड टी की पावर -2 सॉरी पर सेकंड टी की पावर -2 मीटर टी की पावर -1। तो हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड कर लिया है वीसी का, क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड कर लिया है, और अब फाइंड करते हैं डायमेंशन ऑफ आरएचएस। क्या फाइंड करते हैं डायमेंशन ऑफ आरएचएस, क्या होने वाला बच्चा, ये तो कोई मैं लिख नहीं रहा हूं, इस बार आप समझ जाएंगे कि क्या है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होने वाला है। अच्छा ईटा आने वाला है, ईटा का हमारा क्या है, ईटा के बाद लिखा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बारे में मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट की प्लेलिस्ट में सेकंड नंबर लेक्चर में हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फाइंड करना सिखाया है, तो आप वहां जाकर के लिख सकते हैं। और मैं लिख दे रहा हूं ईटा का जो डायमेंशन होगा बच्चा वो आप लिखने वाले हैं m l की पावर -1 t की पावर -1।
अब आता है आपका डेंसिटी, और अभी आपने डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड किया था, क्या होने वाला है m l की पावर -3। लास्ट में आपको चाहता क्या, रेडियस। रेडियस क्या होने वाला हमारा, लेंथ होने वाली है। रेडियस हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रेडियस हम लोग लिखते हैं l, लेंथ है। तो जब पावर लगा दी जाए, ईटा की पावर क्या होने वाली है, x होने वाली है, डेंसिटी की पावर क्या होने वाली y होने वाली है, और रेडियस पावर क्या होने वाली है, z होने वाली है। अब जरा कंपेयर कर लेते हैं। आप बोलने वाले हैं कि विस्कोसिटी, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू l t की पावर -1 इज इक्वल टू किसके होने वाला है, k डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ईटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, क्या लिखने वाले हैं, m l की पावर -1 t की पावर -1 रो क्या है बच्चा, ये डेंसिटी है किसकी, लिक्विड की, क्या होने वाली है, m l की पावर -3। r क्या है, रेडियस है, रेडियस हम लोग किससे लिखते हैं, l से, पावर लगा दिया है z y, और ये क्या होना है, x। जरा सॉल्व कर लेते हैं, l t की पावर -1, अच्छा m यहाँ भी था, m यहाँ भी था, जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बचा m की पावर x आने वाली, यहाँ से बचा m की पावर y आने वाली है। आप बोलने वाले हैं कि फाइनल m की पावर क्या होने वाली है, x + y। अच्छा अब l पे आते हैं, यहाँ पे देखो l की पावर -1 था, x को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा बच्चा -x। यहाँ से देखा जाए l की पावर क्या होने वाली है, z आने वाली है। तो आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं l की पावर क्या लिखने वाले हैं, तो z - x। जब हम लोग आते हैं t पर आते हैं बच्चा, और t की पावर देखा जाए यहाँ से हमको -x मिल रहा है, और t यहाँ पर t प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं t की बजाय क्या लिखने वाले हैं, -x लिख रहे हैं। अब जरा कंपेयर करके x और z की वैल्यू फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होने वाली है। अच्छा हम लोग t को पहले कंपेयर कर ले रहे हैं। t देखो -x है, LHS साइड, तो आप लिखने वाले हो कि -x = RHS साइड t पर क्या है, -1 है, -1। तो x की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चा, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, x की वैल्यू 1, या तो फर्स्ट सही है, x y z वैल्यू लिखिए ये, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन सही है या फोर्थ ऑप्शन सही है। चेक करते हैं y की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चा, y की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, सेकंड का z - x, l की पावर क्या है, z - x इज इक्वल टू, अच्छा इस साइड जो है l की पावर क्या है, 1 है, 1। तो आप क्या लिखने वाले हो कि z इज इक्वल टू 1 माइनस इधर जाएगा प्लस x आ जाएगा, और x की हम लोग को वैल्यू पता है, x की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो यार ये क्या हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हुई है, चेक करिए बच्चा। आई एम रियली सॉरी बच्चा, मुझको अपनी मिस्टेक दिख गई है, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो चलो उसको सही से फिर से जो है कवर कर ले रहे हैं बच्चा। एक बार फिर से आप सॉल्व करते हैं। आप क्या लिखने वाले हैं, हमने सॉल्व करने में गलती कर दिया, t की पावर -1। शायद आप लोगों को भी मेरी गलतियां दिख रही होंगी। m की पावर देखिए यहाँ क्या मिलने वाला हम लोग को, m के बच्चे यहाँ से x आ रहा है, m की पावर यहाँ से y आ रहा है, तो आप बोलने वाले हो m की पावर आ जाएगा आपका x + y। जब l आते हैं साफ साफ तरीके से सॉल्व करेंगे, इस बार कोई मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है हमको। l की पावर देखो हम लोग को z मिल रही है, l की पावर हम लोग को -3 है, y मल्टीप्लाई होगा। आप लिखने वाले हो l की पावर z -3y, बच्चा l की पावर -1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -x। दिख गई ना बच्चा, हम लोग ने l की गलती कर दी थी l को फाइंड करने में। और बच्चा हमारा था t की पावर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -x, और हमारे पास कहीं t प्रेजेंट नहीं है, हमें गलती करने का इस बार कोई चांस नहीं है। चलिए देख लेते हैं जो एक बार। बच्चा हम लोग पहले t को कंफर्म लेते हैं, और t क्या होने वाला है, इधर LHS साइड t की पावर -1 है, RHS साइड t की पावर -x है। तो आप बोलने वाले हो कि -x = -1, तो x इक्वल टू बच्चा क्या आ गया हमारा 1 आ गया। हम लोगों ने x की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। जब हम लोग जो है m पर आते हैं, और m बच्चा हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि m की पावर बच्चा LHS साइड क्या लिखी गई है, x + y, RHS साइड है m की पावर x + y, LHS साइड m प्रेजेंट नहीं है, मतलब x + y से क्या आ गया हमारा 0 आ गया है। गुड। और आप जो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या बोलने वाले हो -x, और x की वैल्यू क्या थी बच्चा 1 थी, तो y वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1 आ जाएगी। हम लोगों ने y वैल्यू फाइंड कर ली है बच्चा। x हमारा 1 और
y हमारा क्या आने वाला है -1, तो कंफर्म हो गया हमारा पहला ऑप्शन सही आने वाला है। लेकिन चलो थर्ड नंबर में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, सिलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं z माइनस 3y माइनस x इजिकल टू बच्चा l की पावर RHS साइड ये है, LHS साइड 1 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और z की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो कितने आने वाली है बच्चा, इधर तो हमारे पास 1% था, -3y जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, माइनस प्लस x हो जाएगा। जरा सबकी वैल्यू लगा दी जाए, 1 5 की वैल्यू हमारी क्या थी, -1 थी, इधर क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। x का हमारे पास 1% है, प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा 1 1 क्या हो गया 2 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 आ रही है। अब आप ऑप्शन चेक करें 1 -1 -1 देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन 1 -1 -1 तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बचा, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन देखा जाए तो बिल्कुल इसमें जो है अगर आप लोग ध्यान से कर रहे हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। क्वेश्चन हमारा कितना इजी था, अच्छी तरीके से बिल्कुल हमने इस क्वेश्चन को अपने तरीके से आसानी ढंग से सॉल्व कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है अच्छे से समझ करके। अच्छा अब मैं आपसे बताऊं ये क्वेश्चन जो आपका था वो AIPMT में पहले हुआ करता था, अब तो डायरेक्ट नीट होता है। 2015 AIPMT में जो ये क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ आया था AIPMT 2015 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो आज आपने अपने तरीके से सॉल्व कर लिया है। जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर फाइंड किया था उनको जो है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जिन लोगों ने अभी नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनके अंदर थोड़ा सा डर बना रहा, वो अभी नहीं कर पाए हैं, उनको मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें अपना बिना डर लगाए बच्चा अगला क्वेश्चन आप ट्राई करने वाले हैं। आप जो उसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो हमारा बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा कि इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अच्छा हम लोग क्या करना है कि अगर एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दिया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए, तो हम लोग के पास डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है किसका, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे करने वाले हैं चलिए देखते हैं। अच्छा सरफेस टेंशन हमारा जो होता है एक्चुअली में वो होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं, आप सरफेस टेंशन का क्या बोल सकते हो कि सरफेस टेंशन इस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये हमारा जो है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। बस आप इतनी सी बात अगर जान रहे हो तो इस क्वेश्चन को पूरा अभी आप जो है अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हमको क्या करना है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करना है, लेकिन E, V और T के टर्म्स में फाइंड करना है। मतलब हमारा जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करने वाला बच्चा किस पर, एनर्जी पर डिपेंड करने वाला है, वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाला है और टाइम पे डिपेंड करने वाला है। इनके बीच डिपेंडेंस कैसी है ये हमको नहीं पता है, तो हम लोग इनकी पावर्स को A, B और C से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। भाई अभी हम लोग जो है सरफेस टेंशन नया फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे E, V और T के रूप में, कैसे ये दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं। डायमेंशनली हम इसको फाइंड करने वाले हैं। आप सबको पता है कि अगर ये सिंबल हटेगा फिर से क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आता है E, V, T, पावर्स में क्या डालने वाले हैं A, B और C डालने वाले हैं। Where K is the dimensionless constant। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। तो K क्या है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, अच्छी तरीके से हमने लिख लिया है। और अब फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद हो गया होगा यार है, क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इफ इक्वेशन आर करेक्ट देन LHS ऑफ डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो बच्चा इसको हम लोग अप्लाई करते हैं और पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चा कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या होने वाला है बच्चा, डायमेंशन ऑफ LHS क्या हमारे पास सरफेस टेंशन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं S से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सरफेस टेंशन का हम लोग डायमेंशन फाइंड करेंगे। सरफेस टेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हम लोग को पता है क्या होता है, mL/T⁻²। और लेंथ बच्चा हमारा क्या होने वाला है, कैपिटल L से आ गया है। परफेक्ट। अब हम लोग को जो है डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ RHS फाइंड कर लेते हैं। कैसे लिखने वाले बच्चा, K क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है,
कोई मतलब नहीं। ई क्या है, एनर्जी है। आप सबको पता है एनर्जी क्या होती है, वर्क होती है, या वर्क क्या है, एनर्जी है। तो सबसे पहले एनर्जी का फाइंड करते हैं बच्चा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिखने वाले हो, mL/(T⁻²) इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो हम लोगों ने एल डाल दिया। वेरी गुड। अब बच्चा ये हम लोगों ने किसका फाइंड कर लिया है, एनर्जी का फाइंड कर लिया है। एनर्जी का इसको अगर सॉल्व करते हो तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या लिखने वाले हो, mL²(T⁻²) आ जाएगा, जिसकी पावर क्या आने वाली है, इसकी पावर आने वाली है a। b मतलब v हमारा क्या है, वेलोसिटी है, और सबको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है, लेंथ है, पर सेकंड क्या है, टाइम है, पावर -1 आने वाला है, और पावर क्या लगी हुई है बच्चा, b लगी हुई है। c बच्चा क्या है, टाइम पीरियड t, टाइम को हम लोग t से लिख रहे हैं, जिसकी पावर क्या है बच्चा, c है। वेरी गुड। दोनों साइड से कंपेयर कर लेते हैं। लिखने के बाद बच्चा क्या लिखने वाले हैं, डायमेंशन ऑफ LHS क्या लिखने वाले हैं बच्चा, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास मिल क्या रहा है हमको, m(T⁻²) मिल रहा है। वेरी गुड। इक्वल टू k डायमेंशन लेस क्वांटिटी। E को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, E को हम लोग लिख रहे हैं ये mL²(T⁻²) की पावर क्या बच्चा, a आ गई है। v क्या है, L(T⁻²) पावर क्या बचा, b है, और टाइम पीरियड t की पावर क्या बचा, पावर c है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आप लिखने वाले हो m(T⁻²) इसका टू बच्चा m कहीं और प्रेजेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखने वाले हो m की पावर क्या आने वाली हमारे पास, a। l का स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई 2a आएगा, यहाँ भी l प्रेजेंट है मतलब b आने वाला है, मतलब आप लिख सकते हो 2a+b। जब t पर आते हैं, t की पावर -2 है, अंदर मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, t की पावर -b है, अंदर मल्टीप्लाई -b हो जाएगा, मतलब t की पावर बोलने वाले हो c -2a - b। और आप कंपेयर करके हम लोग जो है a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे यार। तो अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं m LH हमारे RHS साइड पर m की पावर आने वाली है a, LHS साइड पर m की पावर क्या है, 1 है, तो आप लिखने वाले हो a = क्या आ गया बच्चा, 1 आ गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। चलिए देखते हैं l पे चेक करते हैं बच्चा। हमारे RHS साइड पर l की जो पावर लिखी गई है वो लिखी गई है 2a+b। अब हमारे LHS साइड पर L प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसका तो क्या होने वाला है, 0। देन B इक्वल टू आप क्या बोलने वाले हो, -2a, मतलब -2 इंटू एक वैल्यू क्या थी हमारी 1 थी, तो हम लोग को B वैल्यू फाइंड हो गई है, और B वैल्यू क्या बचा हमारी -2। ठीक है, चेक करते बच्चा। T का हम लोग मिलने वाला है C -2a - b हमको मिला RHS साइड पर। LHS साइड पर T पर -2 मिल रहा है, आप इसको सॉल्व करने वाले हैं और C की वैल्यू बोलने वाले हैं। C इक्वल टू आपका आने वाला है -2 + 2a + b। बचा सबकी वैल्यू लगा दी जाए तो आ गई -2। एक वैल्यू बचा कितनी थी हमारे पास, 1 थी, तो एक वैल्यू अगर बनाने वाले लिखने वाले +2। b की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी थी, -2 लिखी गई थी, तो b की वैल्यू लिखने वाले हैं -2 -2 -4 बचा, और +2 आ रहा है, कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हम लोग को जो है c की वैल्यू क्या मिल गई है, -2 मिल गई। वेरी गुड। और अब हम लोग जो है इसका यूज करके, मुझको यहाँ स्पेस दिख रहा है, मैं फाइनल यहाँ लिखने वाला हूँ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला E, V और T के टर्म्स में। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को बना दिया गया है तो आप क्या लिखने वाले हो, सरफेस टेंशन S = क्या बोलने वाले हो, S = हम लोग बोलने वाले हैं कोई कांस्टेंट आने वाला है E, कोई कांस्टेंट आने वाला है बच्चा, सॉरी K, कांस्टेंट को K से प्रिंट किया है, K E की पावर हम लोगों ने क्या है, a है, और a की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 1 फाइंड की है, मतलब हमारा e की पावर 1 आ जाएगा। v बचा क्या होने वाला है, v की पावर बचा b आने वाली है, और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है -2। लास्ट हमारा आता है t, और t की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है बच्चा, t की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है c आने वाला। c वैल्यू बचा हमारी क्या आ रही है, c वैल्यू हमारी -2 आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। क्या लिख सकते हैं, इस सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली क्वेश्चन लिख सकते हैं E V T 1 -2 -2। तो इस तरीके से हम लोगों ने सरफेस टेंशन को
ई वी और टी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे फाइंड किया आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है AIPMT 2015 में पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा गया था चाहिए? AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों 2015 में दो बार जो है हमारा इसी टॉपिक से, यूनिट एंड मेजरमेंट के इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही मन से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। क्या था यार, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस हमारे पास करने की स्ट्रेटजी आ जाए, बस है डरना बंद करते तो क्वेश्चन अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिजिक्स से डरना है नहीं, मैंने आपको पहले बोला है फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज लव। फिजिक्स से प्यार करो, बैक में आपको हमेशा आई लव यू टू बोलती रहेगी। फिजिक्स को एक बार आई लव यू बोलोगे बच्चा, तो नो चांस को आपको आई लव यू टू ना बोले, वो हमेशा आपको आई लव यू टू ही बोलेगी। बोल के देखो, बोलो मेरे साथ, आई लव यू फिजिक्स, लव यू टू। देखो बोला, अरे मैं नहीं बोला यार, फिजिक्स बोली। आप इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं। डायमेंशन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। डायमेंशंस पढ़ करके बिल्कुल राजा साहब बन गए, कब तो भाई फिजिक्स खत्म है। कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना हुआ, डिपेंडेंस पता चल गई है, तर्क फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन लिखी गई है, करेक्ट इनकरेक्ट है, सेलेक्ट कर देंगे। नहीं यार, डायमेंशन एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम उनके लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। आपने नोट कर दिया बच्चा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। पूछा गया था डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला डायरेक्ट किया है। डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है यार, जो कांस्टेंट आएगा उसका डायमेंशन तो 0 है, तो लिख दिया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई वी टी। ई वी टी की फॉर्मूला लिख दिया, ई की वैल्यू 1, वी की वैल्यू -2, टी की वैल्यू -2। लो नोट कर लीजिए बच्चा। तो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है कि हम लोग को लिमिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज तो बहुत सारी जगह है बच्चा। आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट यूज हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेरा पहला लिमिटेशन होने वाला है बच्चा, वो क्या है? इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। बच्चा मतलब आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में डायमेंशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला है। सेकंड नंबर, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट द फॉर्मूला। बच्चा मतलब आपके फॉर्मूला में जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट निकल करके आ रहे हैं, ये उनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला है। वो हम लोग एक्सपेरिमेंटल द्वारा ही फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ही कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन के द्वारा फाइंड नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग द ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे? भैया मान लीजिए आपके पास कोई भी अपने फिजिक्स का एक क्वेश्चन लिखा, एक फॉर्मूला लिखा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स आ रहे हैं। अब साइन थीटा है या टेन थीटा है, उसके बारे में आप कैसे सोच पाओगे? क्यों? क्योंकि थीटा जो होने वाला है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। तो हम लोग तो इनके बारे में नहीं बोल पाएंगे। अगर फॉर्मूला में लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, तो उस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रही है? अभी मैंने इसी बात की बच्चा, डायमेंशनलेस फंक्शन पे हम बात नहीं कर सकते हैं। भैया हम तो डायमेंशनली हर एक चीज चेक करते हैं ना, तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा? वेरिएबल नहीं रहेगा, फिक्स नहीं हो पाएगा, मैच नहीं करेगा फिर तो, अगर ऐसी कहानियां आने वाली है तो। फोर्थ नंबर बच्चा, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर देन 2 टर्म्स। अच्छा, अगर किसी भी फॉर्मूला में 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर देन 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो आप उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि s इक्वल टू क्या होता है बच्चा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बेटा s क्या होने वाला है? s आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके? u पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड t पे डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटेशनल g पे डिपेंड कर रहा है। तो आप जो है इसलिए इसको एक अलग फॉर्मूले में बनाएंगे, आपको चेक कर लीजिएगा, एक अलग फॉर्मूला बनाएंगे। लेकिन ये आप जो है 2 टर्म्स कैसे लेकर के आने वाले बच्चा? ऐड थोड़ी ना आने वाला आपका, तो जो है मल्टीप्लाइंग फॉर्म निकल के आ जाएगा, और जो क्या होगा? गलत होगा। तो वही कहा जा रहा है कि अगर
किसी फॉर्मूला में 2 और मोर देन 2 टर्म्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे फॉर्मूला को भी आप डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले को इससे जो है आप इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। लास्ट बात क्या होने वाली है कि कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पर्सनैलिटी कांस्टेंट व्हिच हैड डायमेंशंस फॉर्मूला। बच्चा हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं, हम आपसे कहते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जो अदर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, मान लो ए बी सी पे डिपेंड कर रही है, तो आप कहते हो जब ये सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट निकल के आता है और हम लोग जो है ये क्या होना चाहिए, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। लेकिन अगर ये कांस्टेंट डायमेंशन आ गया बच्चा, इस कांस्टेंट के पास भी डायमेंशंस है, तो फिर भी आप जो है इस इक्वेशन को, राइट इक्वेशन को फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो डायमेंशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज एलएचएस का डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज आरएचएस के ए बी सी से मैच करेगा, या इसका भी कुछ डायमेंशंस होगा तो डायमेंशंस वेरी कर जाएगा ना, मैच कहां होगा, इक्वल कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप खुद चेक कर लीजिएगा। आप क्या बोलने वाले हो, जैसे आप बोलते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। अगर आप बोलने वाले हो पता जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिपेंड किस पे करने वाला है, आप बोलोगे मास पे डिपेंड कर रहा है और मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, r का अंदर डिस्टेंस होने वाला है तो r पे डिपेंड कर रहा है। और मैं आपसे कहूंगा आप इसका फॉर्मूला फाइंड कर लें, आप इसको तुरंत हटाओगे, एक कांस्टेंट लाओगे, लेकिन वहां पर जो है k के रूप में आप कर लोगे, बाद में बोलोगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू k हम लोगों ने g फाइंड किया हुआ है, लेकिन g क्या है, g के पास खुद का डायमेंशंस है तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। एक बार खुद से जो है इसको कर लेना। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिनको हम लोगों ने फाइंड कर लिया बच्चा। अच्छा अगर मैं आपसे एक और बात करूं तो एक और तरीके से लिमिटेशन हो जाती है, जिसको मैं 6 पॉइंट बना दे रहा हूं, आप इसको खुद से लिख लीजिएगा बच्चा। 6 पॉइंट क्या होता है हमारा कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैसे बच्चा किसी और फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है तो आप उस इक्वेशन को भी फाइंड नहीं कर सकते हो। कैसे कि जब आप लिखते हो कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज 3 फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं तो आप इसका जो कंपेयर करते हैं वो m l और t से कंपेयर करके 3 इक्वेशन बना करके तीनों की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 3 टर्म्स होंगे बच्चा तो फिर आप जो है उस फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए कोई चांस नहीं होने वाली है। आपके पास जो होने वाला है वो सिर्फ 3 इक्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं। 3 अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो हम उसी पे बात करेंगे, फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करने वाले फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा ये होने वाली हमारी जो है लिमिटेशंस है डायमेंशंस की। आप इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा, आप इसको यूज करते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बोर्ड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आप सबको पता है कि आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, आप लेक्चर पे बने रह करके लेक्चर पे जो है बहुत अच्छी तरीके से बहुत मन से बैठ करके करेंगे। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया नोट्स जरूर बनाया करो यार, कहीं बैठ करके नोट्स जरूर लिखा करो, लिखोगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा यार। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये प्रॉपर क्लास का फीलिंग लिया करो, कहीं अच्छे से बैठ जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, मन से पढ़ाई करो। 1 घंटे जो भी पढ़ा है, जो भी लेक्चर बन रहा है, लेक्चर देखो, उस पर न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, अपने अदर क्वेश्चंस ट्राई करो जहां से भी आप यूज कर रहे हो, जिस बुक को भी आप यूज करो वहां से क्वेश्चन ट्राई करो। अगर आपके पास यार प्रॉब्लम्स आए तो मैं आपको बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने बोला हुआ है, यहाँ तक कि मैंने अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर दिया है, आप वहां जा करके हमसे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को और मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर वो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर बढ़िया जो है बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने जो है एक प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स की सिर्फ, तो आप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट रेडी हो रही बच्चा, तो आप उसको जरूर देखिएगा, उस पर पूरा फोकस करिएगा, पूरा मन लगा के पढ़ाई करिएगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए बच्चा, जितना पढ़ाई कर पाए आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।